गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे योगी अरविंद चैप्टर और पेज नंबर 71। तो आज हम योगी अरविंद के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय भाव, विचार और भावना को कर्म रूप में प्रत्यक्ष करने वाले ही महान बनते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही महापुरुष योगी अरविंद के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके जीवन में विचार और कर्म का समन्वय था। ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे योगी अरविंद। योगी अरविंद के बहुमुखी व्यक्तित्व की कुछ झलकियाँ इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं। विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनका विद्रोही व्यक्तित्व मुखरित होने लगा था। वे भारत माता को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए क्रियाशील रहे। अनेक पत्रों के संपादक रहते हुए राजनीति में भी सक्रिय रहे। प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा निहित भी होती है। आवश्यकता है उसको पहचानने की। योगी अरविंद ने अपनी इस प्रतिभा को पहचान कर कालांतर में अध्यात्म और योग का मार्ग चुना, किंतु अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को ये भुला नहीं सके। वे देश के विकास में हर संभव प्रयासरत थे। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। योगी अरविंद के द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थी। योगी अरविंद जो है ये योग साधन योगी हैं। अरविंद जो हैं वो योगी हैं और उनके योग से जो है उन्होंने अपने पत्र में अपनी पत्नी को भी लिखा है कि मतलब मैं देश हित के लिए कार्य कर रहा हूँ और देशवासियों की उन्नति और विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए तुम इसमें परेशान मत हो। और उन्होंने विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनकी विद्रोही व्यक्तित्व मुखरित होने लगा था। उनका जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे तभी उनका विद्रोही व्यक्तित्व जो है मतलब जो बुराइयों के प्रति बुराइयों को वो देख नहीं पा रहे थे और बुराइयों को दूर करने के लिए वो प्रयासरत थे। वे भारत माता को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए क्रियाशील रहे। वे स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने कार्य किया। अनेक पत्रों के संपादक रहते हुए अनेक पत्रों के संपादक थे, फिर भी राजनीति में भी सक्रिय रहे। राजनीति का भी कार्य उन्होंने किया। प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर आगे क्या है कि बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा निहित होती है। हर व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व जो होता है वो किसी न किसी विशेष प्रतिभा उसमें कुछ ना कुछ छिपी रहती है और जिस क्षेत्र विशेष में वो जाना चाहता है उस क्षेत्र विशेष में वो जाकर ही रहता है। आवश्यकता है उसको पहचानने की, बस आवश्यकता ये पड़ती है कि उसको पहचानने की रहती है। योगी अरविंद ने अपनी इस प्रतिभा को पहचाना और पहचान कर कालांतर मतलब बाद में अध्यात्म और योग का मार्ग चुन लिया और उन्होंने अध्यात्म और योग का मार्ग चुना और अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को वे भुला नहीं सके और वे देश के विकास में हर संभव प्रयासरत रहे और उन्होंने देश के विकास के लिए हर प्रकार के प्रयास किए। ठीक है, ये था आपका केंद्रीय भाव और इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। उनके कुछ विशेष बातें बताई गई हैं कि किस तरह वो योगी अरविंद का व्यक्तित्व था। अरविंद योग मानव थे और उन्होंने योग की साधना से आत्म प्रकाश का दर्शन किया। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जकड़े भारत को उन्होंने एकता, प्रेम, अमरता और आत्मचेतना की ज्योति दी। हमारा देश पहले गुलाम था और तो उस गुलाम था और उस पराधीनता को दूर करने के लिए उन्होंने एकता और अमरता और प्रेम आत्म की चेतना उन्होंने प्रदान की। अरविंद ने 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया। अरविंद का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। उनके पिता कृष्णधन घोष और माँ स्वर्णलता थी। उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पिता सिविल सर्जन थे। उनके पिता कौन थे? सिविल सर्जन थे और वे अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद को वे पश्चिमी सभ्यता में ढलना चाहते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए। वे मैनचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता ने उस परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़ने पाए। उन्होंने अपने उससे कहा कि उसको भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़े क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और वो यही चाहते थे कि अरविंद भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं। अरविंद ने मैनचेस्टर में तथा सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया। अंडरलाइन कर लीजिए उन्होंने कौन कौन से साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने इटालियन, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। उनके पिता चाहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठें। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की पर देवयोग से घुड़सवारी में विफल होने से वे अयोग्य घोषित कर दिए गए। लेकिन घुड़सवारी में असफल रहे इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अरविंद की इच्छा नहीं थी कि वे सिविल सर्विस में प्रवेश करें। अरविंद की सिविल सर्विस करने की कोई भी उनकी इच्छा नहीं थी। वे तो इस जीवन में आगे चलकर महान योगी बनना
करना चाहते थे। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने लंदन में लूट्स एंड डैगर कमल कटार संस्था की स्थापना की। अंडरलाइन कीजिए, लंदन में लूट्स एंड डैगर और कमल कटार संस्था की उन्होंने स्थापना की। वे गुप्त सभाओं में भी भाग लेने लगे। उनके मन में क्रांति की भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड में बड़ौदा के महाराज सजाई राव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ। वे 21 साल की अवस्था में भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में उप प्रबंधन के पद पर भी उन्होंने काम किया। इस समय उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का भी अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते समय उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को निखारने और बढ़ने का अवसर मिला। हंस स्वरूप स्वामी और सदगुरु ब्रह्मानंद ने भी उनकी भेंट हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के योगी थे। उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरित रहे। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही रहे। सन 1905 ईस्वी में जब भंग का आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ तो भंग आंदोलन छोड़ने पर उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और कलकत्ता आ गए। उन्होंने बड़ौदा कब छोड़ा, कलकत्ता कब आए? भंग आंदोलन के दौरान। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 5 साल तक वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के पत्रों का संपादन किया। अंडरलाइन कर लीजिए। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति में से सफल करना चाहा। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया। वे योग साधना के लिए निकल पड़े और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ हुआ। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर मीरा अल्फासा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। अंडरलाइन कीजिए, मीरा अल्फासा नामक एक फ्रांसीसी महिला 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था। आश्रम में स्थायी रूप में रहने के पर उन्हें माँ के रूप में संबोधित किया गया। पांडिचेरी आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से अरविंद की योग साधना को बड़ा बल मिला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया। ये किसका था? गांधी जी का था, सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने संन्यास को कभी अपने योग का अंग स्वीकार नहीं किया। अरविंद ने पांडिचेरी में आने के बाद 4 साल तक कठिन योगाभ्यास किया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग आश्रम में रहकर योग साधना करने लगे। अरविंद ने आर्य नाम का पत्र निकाला, उपनिषद और गीता पर भाष्य और निबंध लिखे, वेदों के ज्ञान पर प्रकाश डाला। कुछ समय पश्चात उन्होंने आश्रम का कार्यभार माँ को सौंप एकांत व्रत का पालन किया। श्री अरविंद ने 24 नवंबर सन 1926 ईस्वी को अपनी साधना की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। जिन दिनों अरविंद बड़ौदा में नौकरी करते थे उन दिनों उनकी पत्नी मृणालिनी, उनकी पत्नी कौन थी? मृणालिनी थी, ने उनको पत्र लिखा था जिसमें अपने और उनके प्रति निराशा के भाव व्यक्त किए थे। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। इसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है उसे भगवान को लौटा देना उचित है। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। उनके ऐसे विचार थे। अपनी पत्नी को उन्होंने लिखा था इस तरह, इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वार पर आश्रित है। मेरे 30 कोटि भाई और बहन हैं। उनमें से बहुतेरे अन्य ना होने से मर रहे हैं। उनका हित करना होगा। तुम कहती थी कि मेरी उन्नति नहीं हुई। मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, उस पर चल सकोगी। दूसरा यह है कि मैं अपने देश को माँ की तरह प्यार करता हूँ। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वो बड़ौदा के साधना में जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है, वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन कर रहे थे। उनके स्वामी कौन है? ब्रह्मानंद। उनका दर्शन करने गए और स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे, पर जब अरविंद उनके सामने आए स्वामी जी उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। 4 दिसंबर 1950 ईस्वी की रात 1:26 पर उन्होंने भौतिक शरीर को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु हो गई और 9 दिसंबर को पांडिचेरी आश्रम के आंगन में ही शाम 5 बजे उनके शरीर को समाधि दी गई। उनकी समाधि पर अंकित शब्द हैं, हमारे देवता की भौम समाधि, हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उनके लिखा क्या है? उनकी समाधि पर ये शब्द लिखे हुए हैं, हमारे देवता की भौम समाधि, हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपके सामने जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तप और आशा तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संकल्प, संपादन, प्रयत्न, प्रस्तुति और सारी उपलब्धि का व्रत अनुष्ठान किया, हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए हम आपका अनुग्रह न भूलें। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बुक फिल